बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज ब्लैक बोर्ड के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और मैं आज जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में फुल डिटेल्स आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो में पूरी तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताऊंगा। इस विद्यालय का स्थापना करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था और इस विद्यालय में आप नामांकन पाना चाहते हैं तो इसकी फुल प्रोसेस क्या होती है, इसकी स्थापना वर्ष से लेकर इसमें नामांकन पाने तक और उसके बाद से आपका जो लाइफ होता है, जो आप यहाँ से अपना कैरियर बनाते हैं, वह किस तरीके से बिल्डअप होता है, इसके बारे में फुल डिटेल्स मैं दूंगा। तो सबसे पहले मैं साझा करना चाहूँगा, आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय आपने देखा है, इसके सामने मैंने लिखा हूँ स्थापना वर्ष, यानी इस स्कूल का जब सृजन किया गया तो ये जो डेट था वह 28 फरवरी 1986 को इस विद्यालय की स्थापना की गई। और यह जो विद्यालय है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। रहा बात कि आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो स्कूल है वो किस बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो ये जो बोर्ड है ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE नई दिल्ली से एफिलिएटेड है। जो भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं वह CBSE कैरिकुलम से पढ़ाई करते हैं। उसके आगे इस विद्यालय का जो उद्देश्य है वो क्या था, आखिर किस पर्पज़ से इस विद्यालय का सृजन किया गया, आखिर सरकार के सामने ऐसी कौन सी चुनौती थी जिसकी वजह से इस तरीके के विद्यालय का स्थापना करने का विचार सरकार के समक्ष आया होगा। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इस विद्यालय का निर्माण करने का या स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्य में रखकर किए गए चयन तथा उन्हें आवासीय स्कूल प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के समान गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में निहित है। यानी इसके कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में, देहात के एरिया में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जिनके पास संसाधन की कमी होती है लेकिन उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती है, तो उन बच्चों तक पहुंचने का, उन बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने का उद्देश्य को पूर्ति के लिए इस विद्यालय का सृजन किया गया। अब इसके बाद से हम बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय की संख्या ओवरऑल इंडिया कितनी है। तो पूरे भारत में आप जानते हैं कि आज मॉडर्न ज़माने में अपडेटेड होने के बाद से पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी जो मैं आपके सामने ये संख्या लिखा हूँ 649 यानी 649 ओवरऑल इंडिया इन विद्यालयों की संख्या है। भारत के प्रत्येक राज्य के हर एक जिले में एक विद्यालय होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 27 स्टेट लिखा हुआ है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमने लिखा हुआ है। यानी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में ही ये विद्यालय है। एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है। फिर आपके माइंड में सवाल आएगा कि आखिर क्यों इस राज्य में विद्यालय नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वैसा कौन सा राज्य है जहां पे एक भी विद्यालय नहीं है। तो वह राज्य है तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। यह एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक भी नवोदय विद्यालय की संस्थाएं नहीं है। आपके मन में फिर से सवाल आता होगा कि आखिर वहां पे विद्यालय क्यों नहीं है। तो देखिए, इस विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य था ना, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है कि हिंदी से गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। तमिलनाडु सरकार इस नीति के खिलाफ है, इसलिए यहाँ पे JNV की स्थापना नहीं हुई है। यानी कहने का मतलब है जो हमारा यह विद्यालय है यह मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है और इसका मुख्य उद्देश्य था जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं या गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, तो एक भाषा जो है ना, भाषा का होता है ना सर्कुलेशन होना, यानी जो गैर हिंदी भाषी राज्य है वो भी हिंदी को सीख पाए, ठीक है, और जो लोग हिंदी सीखे हैं उनको भी सीखना चाहिए और उसको और बेहतर करना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो इस नीति के खिलाफ है। वह हमेशा चाहता है हिंदी के लिए, हिंदी को जब राष्ट्रभाषा की मान्यता के लिए संसद भवन में, पार्लियामेंट में बिल पारित करने की बात आई थी, तो साउथ का ये स्टेट जो था यह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इसने हिंदी का विरोध किया हुआ था। ये इसके पक्ष में नहीं है और इसी के कारण तमिलनाडु स्टेट में एक भी नवोदय विद्यालय की स्थापना नहीं की गई। तो आप लोग स्पष्ट और क्लियर कट जान चुके हैं कि 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 649 विद्यालय है और तमिलनाडु राज्य में एक भी विद्यालय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं कि इस विद्यालय में पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं।
आखिर इस विद्यालय में अगर आपका नामांकन होता है, ये विद्यालय जो है, ये स्कूल है, यूनिक क्यों है? इस विद्यालय में क्या आपके फ़ायदे हैं? देखिए, इस विद्यालय में पढ़ने के फ़ायदे ये है कि सबसे पहले ये जो स्कूल होता है यह फुली रेसिडेंशियल होता है, आवासीय विद्यालय होता है। और दूसरा आपको फ़ायदा क्या है कि इस विद्यालय में यदि आपका नामांकन हो जाता है, उसके बाद से आपको कोई फ़ी नहीं भरना है, आपके यूनिफॉर्म के पैसे मिलते हैं, आपके बुक्स के पैसे मिलते हैं, आपके रहने का, आपके खाने का, सारी जो व्यवस्थाएं होती है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यानी आपको कॉपी, किताब, कपड़ा, सब कुछ, जितने भी स्टेशनरी होते हैं, जितने भी बुक्स होते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यहाँ तक कि आपको शूज़ मिलते हैं, स्लीपर्स मिलते हैं, पेन वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और फुली रेसिडेंशियल होता है। यही इस विद्यालय में पढ़ने के फ़ायदे हैं। और ये जो विद्यालय है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये CBSE कैरिकुलम से रजिस्टर्ड है और उससे आपकी पढ़ाई जो होती है आगे होती है। चलिए आगे मैं चर्चा कर लेता हूँ कि इसमें नामांकन कैसे पाएँ। सभी पेरेंट्स के मन में ख्याल होगा, जो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा आखिर हम अपने बच्चे का, अपने लड़कियों का नामांकन इस विद्यालय में कैसे कराएं। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्लास 6 और 9th के लिए, ठीक है ना, और इसके बाद लेटरल एंट्री के थ्रू जो ये क्लास 6 होता है ना, ये प्रत्येक वर्ष क्लास 6 के लिए फ्रेश इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। फ्रेश कहने का मतलब ये है कि क्लास 6 से ही यह विद्यालय क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लास 6 के पहले ये जो स्कूल होता है, बेसिक पढ़ाई यहाँ पे नहीं होता है। प्राइमरी जो होता है, सीनियर प्राइमरी 6 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक विद्यालय में मिनिमम जो सीट होती है और मैक्सिमम, मिनिमम सीट आप 40 रख सकते हैं। 40 किस केस में उस स्कूल में सीट होता है, यदि उस स्कूल के पास रेसिडेंशियल कैंपस की कमी है तो वह स्कूल के प्रधानाचार्य के हाथ में होता है कि आप 40 सीट पर एडमिशन ले सकते हैं, और मैक्सिमम 80। तो मान के चलिए कि प्रत्येक विद्यालय में 80 सीट होता ही है। तो 80 सीट के लिए प्रत्येक वर्ष क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके बाद से देखिए, 2 और एग्जामिनेशन होता है एंट्रेंस का, एक 9th के लिए और एक 11th के लिए। वो लेटरल एंट्री के थ्रू होता है। यहाँ पे एक 11 छूट गया है, मैं बताता हूँ, 9th एंड 11th, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि हर वर्ष लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन होता है। इसमें होता क्या है कि 6 से लेकर 8वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो उनका जो सीट रेस्ट रह जाता है वह 9th में फुलफिल किया जाता है एंट्रेंस एग्जाम लेके। तो वहाँ बहुत कम सीट होता है, एक स्कूल में 2, 4, 5 सीट के लिए होता है। फिर वैसे ही 9 से लेकर 10th के बीच जिन बच्चों का एडमिशन होता है वो कहीं बीच में छोड़ देते हैं, तो उनका जो सीट रेस्ट रह जाता है वह 11th में लेटरल एंट्री के थ्रू उनका एग्जाम लेके उनको फुलफिल करा देता है। तो 9th और 11th में बहुत कम सीट होती हैं। तो आप ज़्यादा जो है यहाँ पे फोकस करेंगे क्लास 6 के लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है वो 80 होता है। उसके बाद से देखिए कौन कौन लोग नामांकन इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपकी शैक्षिक योग्यता होती है। तो शैक्षिक योग्यता बोले तो मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, तो आपका बच्चा कम से कम क्या हो, 5वीं पास हो। आपका बच्चा क्या हो जी, 5वीं पास हो। ये थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। वो 5वीं कक्षा पास हो या 5वीं में पढ़ रहा हो, यानी मतलब जब एग्ज़ाम दे देंगे तो अगले सेशन में उसका जो मार्च में क्या होना चाहिए, 5वीं कक्षा वो पास हो जाना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आता है कि क्लास 6वीं में एडमिशन के लिए उस बच्चे का आयु क्या होना चाहिए। तो जो उसका मिनिमम एज होता है ना, वह 10 वर्ष होता है, 10 वर्ष। यदि आपके बच्चे का एज 10 वर्ष से कम है तो वह इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। यदि उसका एज 12 वर्ष से अधिक है तो भी इस बच्चे का जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं हो पाएगा। तो वह प्रत्येक वर्ष के लिए एक एज क्राइटेरिया दिया जाता है। जैसे ही फॉर्म निकलता है ना, तो वहाँ पे एक एज क्राइटेरिया दिया जाता है। जैसे इस वर्ष के लिए 2024 और 25 सेशन के लिए जो एज क्राइटेरिया था वह 1/5/2012 से लेकर 31/7/2014 के बीच आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब जाकर आप उस बच्चे का फॉर्म क्लास 6 के लिए भर सकते हैं। तो ये जो काउंट होता है ना एज ऑन, ये किस डेट को आपका बच्चे का एज जो मिनिमम 10 वर्ष और मैक्सिमम 12 वर्ष होगा। तो जैसे जो जो आपका ईयर होता है, नेक्स्ट सेशन होता है ना, वह 31/3/2000 यहाँ पे 24 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका जो सेशन होगा, अभी फॉर्म भरे हैं तो उनका सेशन कब होगा, अगले ईयर। अगर जैसे मान लीजिए 2025 में आपको एग्जाम देना है तो वह 31/3/2025 को काउंट होगा। 2026 के लिए अगर हो रहा है तो 31/3/2026 को होगा। तो ये आपको जब भी फॉर्म आएगा
आप इस चैनल से जुड़ के रहिए, उसके बारे में फुली डिस्कस करूंगा। तो आप इतना ही समझिए कि क्लास 6 के लिए मिनिमम एज 10 और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। उसी तरीके से क्लास 9th के लिए जो मिनिमम एज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 9th के लिए मिनिमम एज 13 वर्ष और मैक्सिमम 15 वर्ष। इसका भी काउंट कब होता है, 31/3/2000 जो सेशन होगा वहाँ पे। फिर वैसे ही 11th का, तो 11th का मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 15 वर्ष और मैक्सिमम कितना, 17 वर्ष। ये एज थोड़ा बहुत कम बेस हो सकता है क्योंकि इस वर्ष का जो नोटिफिकेशन है वह मेरे पास नहीं है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे मैं इसको क्लियर करूँगा और बेहतर ढंग से जो फॉर्म फिलअप होता है। अब रहा बात कि इस स्कूल में रिजर्वेशन है, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जो स्कूल है वह रूरल एरिया के ग्रामीण बच्चों की जो प्रतिभाएं होती थी उनको निखारने के लिए इस विद्यालय का सिचुएशन किया गया। तो जाहिर सी बात है कि रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इन विद्यालयों में रिजर्वेशन होना जरूरी है। तो 75% जो सीट होता है, नंबर्स ऑफ जो पोस्ट होते हैं ना टोटल, उसमें 75% जो सीट होता है वह रूरल एरिया के स्टूडेंट के लिए क्या रहता है, रिजर्व रहता है। जैसे कहने का मेरा मतलब हुआ, सेंस हुआ कि अगर एक विद्यालय में 80 सीट है, 80 सीट है तो इसका 75%, 80 का क्या, 75% जो सीट होगा ना वह क्या होगा, रूरल एरिया के बच्चों के लिए रिजर्व होगा। तो इसको हम 100 मान के चलते हैं ताकि आसानी से हम इसका परसेंटेज निकाल सकेंगे। अगर 100 है तो 100 का अगर हम 75% निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ 75 जो सीट होगा ना, 75 सीट वह क्या है, रूरल एरिया के बच्चों के लिए रिजर्व है। यानी हर राज्य में प्रत्येक जिले में एक विद्यालय है, तो प्रत्येक जिले के एक स्कूल में अगर 100 सीट है तो 75 सीट रूरल एरिया के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होगा। तो आप सोचेंगे भाई हम शहर से बिलोंग करते हैं और रूरल एरिया में फॉर्म को भर दें, तो उस फॉर्म को आप नहीं भर पाइएगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और वहाँ पे आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं से कोटा का आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद से होता है ना कि हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पे, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हैं। तो जो कोटा होता है ना, ओबीसी के लिए 27% जो कोटा सीट है वह रिजर्व होता है। ओबीसी के बाद से आपका एससी कैटेगरी के लिए जो सीट है वह 15% रिजर्व है और एसटी के लिए 7.5% सीट रिजर्व है। ओबीसी 27% यानी 100 का 27, यानी 27 बच्चे ओबीसी से आएंगे, 100 का 15 यानी 15 बच्चे किस में आएंगे, आपके एससी में आएंगे, और 7.5 लगभग 7.5 बच्चे जो होंगे वो एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए वो रिजर्व होता है। ये ओवरऑल अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए होता है। अब आता है कि एक और चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कुल पद का 1/3 भाग लड़कियों के लिए रिजर्व होता है। जैसे कहने का मतलब है अगर 100 सीट है तो 100 का 1/3 ये जो है ना ये लड़कियों के लिए रिजर्व है, यानी लगभग 33 सीट, लगभग 33 सीट क्या है, लड़कियों के लिए रिजर्व है टोटल सीट का। यानी अगर एक स्कूल में 100 सीट है तो 33 सीट पे सभी कैटेगरी के लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है। तो इस तरीके से ये रिजर्वेशन वाला मामला है। चलिए अब आगे वाली स्लाइड में आपको नेक्स्ट जानकारी देते हैं। चलिए आगे की स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि क्लास 6 में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होता है। जैसे ही आपके पास फॉर्म आता है तो उस समय डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखता हूँ मैं कि हर वर्ष क्या होते हैं, बच्चे और पेरेंट्स जब हम निकल जाता है ना तब इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं। तो आपको पहले से डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 के पक्ष में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। क्लास 6 के लिए आपको 3, 4 और 5 का स्कूल स्टडी डिटेल चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है ना, नवोदय विद्यालय की एक खासियत है, जैसे मान के चलिए अगर आपका घर जो है वह बिहार राज्य के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है तो आप सिवान डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये इसकी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपका घर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है तो आप गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के ही किसी स्कूल में आपके बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा होगा तभी जाके वो एलिजिबल होगा। अदरवाइज जो उसका फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद से उसका जो है वह फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका नामांकन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वह 3, 4 और 5 वो मैं इस स्लाइड में आपको वीडियो में एक फॉर्म दिखाऊंगा, वहां पे फिलअप किया हुआ, इस वीडियो में ऐड कर दूंगा क्योंकि अभी लाइव कैमरा चल रहा है, वो आपके पॉपअप पे आ जाएगा। वहां पे क्लास 3, 4, 5 कब एडमिशन लिया, कब वह क्लास पास आउट किया, वह स्कूल जो है किस एरिया में है,
वह जो स्कूल है वह किस ब्लॉक में, किस डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट में है, वह एक फॉर्म होता है, वह फॉर्मेट मिलता है नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, ठीक है, और उसको भर के और प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा के उसको अपलोड करने होता है। यही मेन एक डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके बाद से आपके कैंडिडेट का जो होता है वो फोटो चाहिए, ठीक है, और उस कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए। इस फॉर्म फिलअप के लिए आपसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्लास 9th के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है सिवाय कैंडिडेट का फोटो, कैंडिडेट का सिग्नेचर और उसके पेरेंट्स का सिग्नेचर। ये तीन ही चीज़ अपलोड करना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के 9th का जो फॉर्म होता है वो फिलअप किया जा सकता है। वैसे ही क्लास 11th के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है, जस्ट लाइक आपका 9th, यानी कैंडिडेट का फोटो, सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिलअप नहीं करना होता है। तो 6th, 9th और 11th का फॉर्म फिलअप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट था वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो जो सिलेबस है वह सिलेबस, ठीक है ना, जो सिलेबस है वह मैं 6th के लिए बता रहा हूँ। क्लास 6 के लिए जो सिलेबस होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम पीरियड, ड्यूरेशन क्या होता है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला चीज़ जो मानसिक योग्यता, इसको इंग्लिश में हम रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही बिग रोल प्ले करता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी मतलब सब्जेक्ट से होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चन हैं। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन हैं? 40। और इसके लिए जो मार्क्स अवार्डेड दिए जाते हैं आपको लिए 50, यानी 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलता है वो 1.25 मिलता है। वैसे ही उसके बाद से अंकगणित बोले तो अर्थमेटिक्स, प्राथमिक जो गणित होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और इसके लिए मार्क्स अवार्डेड किए जाते हैं 25। वैसे उसके बाद से भाषा परीक्षण। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है ना, तो ओवरऑल इंडिया आप देखते हैं कि हमको 22 भाषाओं की मान्यता मिली हुई है, ठीक है ना। तो उस 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस राज्य में जिस भाषा की वरीयता है वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे बिहार से कोई बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, ठीक है ना, वह हिंदी ले सकता है, ठीक है ना। मैथिली नहीं होता है, और भी जितने भी असमिया वगैरह हो गया, ये सारा भाषा आप ले सकते हैं। तो यहाँ जो भाषा का क्वेश्चन होता है वो 20 होता है, ठीक है, और इसके लिए भी मार्क्स कितने मिलते हैं? 25। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ सर? 80 क्वेश्चन हुआ। और टोटल नंबर जो क्वेश्चन हैं उसके लिए मार्क्स कितने अवॉइड किए जाते हैं? 100, यानी पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स। तो ये रहा क्लास 6 के लिए सिलेबस, जो बहुत ही मतलब एक सटीक सिलेबस है। और आप चाहते हैं कि इस सिलेबस को पढ़ा जाए, अगर आपको लगता है कि इसके लिए हम लोग कोर्स लॉन्च करें तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इसके लिए कोर्स भी लॉन्च करेंगे। और 11 नवंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। और अभी जो है वो लेटरल एंट्री के थ्रू क्लास 9th और 11th का फॉर्म भरा जा रहा है। इसका जो लास्ट डेट है वह 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 2023 है। 31 अक्टूबर 2023। तो इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो क्लास 9th और 11th का फॉर्म अभी जस्ट भरा जा रहा है। इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की बातें जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, इस चैनल पे आप हमको पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले एक आध दो वीडियो आपने देखा होगा। और एक्चुअली हम लोग इसके पहले क्या करते थे, हम लोग कॉम्पिटिटिव स्कूल चलाते थे। उस स्कूल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यानी जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा रेगुलेटेड स्कूल हैं, जस्ट लाइक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, अखिल भारतीय सैनिक स्कूल, और उसके बाद जितने भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीकृत स्कूल्स हैं, जैसे CHS वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्कूल्स है, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्कूल्स है, या RK मिशन होता है, गुरुकुल होता है। तो इंडिया के अंदर जितने भी टॉप मोस्ट रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वह केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो। और बिहार के अंदर बिहार का जो मॉडल स्कूल है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, सिमुलतुल आवासीय विद्यालय जमुई, इस सब जितने भी बहुत ही अच्छे स्कूल हैं उन लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है वह इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। और आप चाहते हैं कि इसका कोर्स बहुत जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए, तो आप इसके लिए आप अपने अच्छे कमेंट इस वीडियो के लिंक में डाल सकते हैं। उसका रिप्लाई हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले टॉपिक, अगले जो स्लाइड है उसमें आगे की जानकारी इसमें हम लोग जानते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं क्लास 9th के सिलेबस के बारे में और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो होगा, इसमें भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वह 20 क्वेश्चंस होंगे, और 20 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मार्क्स भी दिए जाएंगे। उसी तरीके से
आपके अंग्रेजी इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए भी 20 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद से जो साइंस है, साइंस का भी 20 क्वेश्चन होगा और 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और जो सोशल साइंस है, समान अध्ययन के 20 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और मैथमेटिक्स जो है इसके लिए 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 100 और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। और टाइम पीरियड जो होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स 30 मिनट्स होगा, ठीक है। और इसका एक्सप्लेन, अगर आप इसका डेप्थ सिलेबस जानना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है वो हम वीडियो के लिंक में उसका लिंक दे देंगे। वहाँ से जाके आप, जैसे साइंस के बारे में जानना है तो साइंस से क्या क्या टॉपिक होने वाला है, जाहिर सी बात है क्लास 9 के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो क्लास 8 के लेवल तक का एनसीईआरटी का जितना भी टॉपिक्स होता है, चाहे वो आपका बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, यानी 8 तक तो वो कंबाइन होता है। फिर भी वहाँ से आप उसको देख के आप बढ़िया से चैप्टर वाइज इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्लास 11th का जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे और मार्क्स क्या होंगे और टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन जो होता है एग्जामिनेशंस का वो क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो आपका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथमेटिक्स होगा और साइंस होगा। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो 15 होंगे और आपके हिंदी के भी जो क्वेश्चन होंगे वो 15 होंगे और आपके मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 35 होंगे और साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो 35 होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होगा और इसके लिए 100 मार्क्स होगा, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। यहाँ तो मैंने सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस किया। अगर इसका फुल नोटिफिकेशन और फुल सिलेबस जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल हम लोगों के वेबसाइट पे इसका लिंक जो है मिलेगा, वहाँ से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वेबसाइट का लिंक देंगे, वहाँ से आप विजिट करके वहाँ का जो इस सब्जेक्ट का सारा जो फुल आपका डिटेल्स होगा सिलेबस का वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लंबा इसलिए हुआ है कि नवोदय विद्यालय क्या है, इसका सिचुएशन कब हुआ, आखिर इसकी खासियत क्या थी, इस विद्यालय का स्थापना करने का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी। शॉर्ट वीडियो आपको बहुत सारा मिला होगा, लेकिन इस वीडियो में पूरा मैंने शुरू से इस विद्यालय के बारे में बताया, यहाँ से पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, क्या डिटेल्स होने वाला है, कैसे आप एडमिशन पा सकते हैं। अब आगे जो हमारी वीडियो आएगी इसका हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे वीडियो उस सेक्शन में आपको एक जगह मिल जाएंगे। और इसके लिए हम लोग फ्री कोर्स भी लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द लंच होगा, वहाँ से आप फ्री में पढ़ाई भी कर सकते हैं। और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, क्यूरी होंगे, वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमारी टीम और मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर कमेंट का हम लोग रिप्लाई दे सकें। जो भी आपका ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चंस होगा उसका हम लोग 100% रिप्लाई देंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ और छूट गया है उसको साझा करना चाहिए, या कहीं हमसे एरर हुआ है, कहीं गलतियां हुआ है, वो हमको बताएंगे ताकि आगे मैं उस वीडियो में उसको सुधार सकूं और अच्छी चीज़ें इसको ऐड ऑन कर सकूं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।